सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा शर्मसे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शीहाओ का सामना फॉरेन रियलम के काफी सारे एक्सपर्ट से हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी नई ताकत का यूज करते हुए इन सभी को लिटा लिटा के मारता है, इतनी बेरहमी के साथ मारता है कि यहाँ पर 10 में से जो 5 एक्सपर्ट्स होते हैं उन सभी को वो ऑन द स्पॉट पूरी तरीके से मौत के घाट उतार चुका था। और जो बच्चे कुछ थे उनके अंदर इसका खौफ बैठ चुका था, लेकिन शीहाओ ने ये सारा कारनामा अपनी एक नई आइडेंटिटी के साथ किया था। और शीहाओ जब यहाँ पर उसी मेडिसिन माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है उस ट्रेजर के लिए, तो यहाँ हम देखते हैं कि वूरेन को भी उसके लोकेशन का पता चल जाता है। ये काम वही मिस्टीरियस सी कल्टीवेटर जो कि असल में एक सेलेस्टियल मैडम है, और यहाँ इसी के चलते वूरेन को उसकी लोकेशन का पता चलता है। अब वूरेन यहाँ पर जैसे ही हुआंग यानी कि शीहाओ को अकेला पाता है तो सारी की सारी फौज को गैदर करता है ताकि वो शीहाओ का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं 9, 11 एंड 10 अर्थ रियलम और जो फॉरेन रियलम है इनके बीच जो बंदा खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि शीहाओ है। इसी के चलते इस मौके को वूरेन जाने नहीं देता। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर डिवाइन माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ की हरियाली को देखकर तुम समझ गए होगे कि क्यों इसे डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज कहा जाता है। अब यहाँ अचानक से दे दनादन एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि पर्पल मिस्ट में से यहाँ शीहाओ उड़ते हुए काफी दूर तक चल रहा था और तभी पीछे से इसके ऊपर और ज्यादा हमले होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे शीहाओ तो बस इन लोगों को चकमा देकर भागने में मस्त था। उसे पता है कि ये लोग तो इसके वक्त के लायक ही नहीं, इसीलिए इनके हमलों से डॉज करते हुए शीहाओ बिना इन पे ध्यान दिए आगे की ओर बढ़ता रहता है। यहाँ से तुम एनिमेशन देखना, लिटरली शीहाओ जो कि लग रहा था कि आगे बढ़ चुका है और इनसे आगे निकल चुका है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे कल्टीवेटर्स फॉरेन रियलम के उसे घेर लेते हैं और जो कि चारों डायरेक्शन से उस पे हमला करने के लिए अपने हाथ को आगे की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ हमें शीहाओ के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि लिटरली उसकी स्पीड कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये सभी लोग अटैक करने के लिए हाथ तो उठाते हैं, लेकिन शीहाओ वो तो इनकी तरफ देखता भी नहीं। इससे पहले कि ये लोग कोई भी हरकत कर पाते शीहाओ निकालता है अपने दालो इमोर्टल स्वॉर्ड को और यहाँ उसके ऊपर अपने फिंगर को स्वाइप करते हुए यहाँ पे लाइट की स्पीड से पलक झपकती इतने सारे स्लैश अटैक वो कर देता है हर एक डायरेक्शन में। और लिटरली ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि लिटरली जो भी इसकी चपेट में आएगा ना उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी स्वॉर्ड वापस आती है ना तभी हम देखते हैं कि एक एक करके सब के सब एक्सप्लोड करने लगते हैं, यहाँ तक कि इसका इम्पैक्ट आसपास की जगह पर भी देखा जा सकता था। और यहाँ शीहाओ अपने पास अपनी तलवार को रखते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ शर्म आनी चाहिए, इतनी गंदी तरीके से कौन छुपता है और ऐसे घात लगा के हमला कौन करता है, वो भी इतनी घटिया स्किल्स के साथ, थोड़ी प्रैक्टिस तो करके आते। ये कहते हुए शीहाओ उसे अपने पास रखता है और पलक झपकते यहाँ से आगे बढ़ जाता है। पर कहते हैं ना कि ढीठ लोग आसानी से हार कहाँ मानते हैं, उन्हें जब तक सबक ना सिखाया जाए ये पीछा नहीं छोड़ते। तभी हम देखते हैं कि अब जैसे ही फर्स्ट ग्रुप को शीहाओ ने एलिमिनेट किया था, अगले ही पल जो दूसरा ग्रुप था वो भी इसके पीछे लग चुका था और ये सब के सब सेम ट्रिक के साथ उसके ऊपर हमला करते रहते हैं और शीहाओ इन्हें देख के बस स्माइल करता है। इनमें से कुछ लोग तो कंबाइन अटैक करते हुए शीहाओ के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जैसे ही शीहाओ उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखता है वो स्माइल करते हुए अपनी डायरेक्शन हल्का सा चेंज कर लेता है और ये अटैक सीधा सामने वाली चट्टान से जा लगती है। लेकिन ये तो रही इन लोगों की बात। अब तुम्हें याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने एक गोल्डन बुल को भी देखा था जो कि शीहाओ के पीछे न जाने कौन से जन्म का बदला लेने के लिए पीछे पड़ा था। यहाँ पर वो भी शीहाओ को फॉलो करते हुए आ चुका था और यहाँ अपने पैर को जमीन पे पटकते हुए उसके ऊपर अपने जो सींग है इन्हें एम करता है और उसकी तरफ अपने सींगों को तानते हुए तेजी से दौड़ता है। यहाँ पे शीहाओ को किसी से डर नहीं लगता, लेकिन जब वो इस बुल की ऑरा को फील करता है ना, लिटरली उसकी आंखें से खुली की खुली रह जाती है। वो देखने लगता है कि कहीं ये वही तो नहीं, और तभी बिल्कुल स्पेस में ना एक बहुत बड़ा सा क्रैक बनता है और उस क्रैक के अंदर से वो गोल्डन बुल पूरी किलिंग इंटेंट के साथ बाहर आता है। यहाँ उसके गुस्सैली आंखें को देखते साथ ही शीहाओ समझ आता है कि ये इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो वो भी बिना किसी देर के यहाँ से 9 तो 11 होने लगता है। अभी यहाँ वो जो बुल था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और उसे देखकर मन में कहने लगता है कि बेटा भाग के कहाँ जाएगा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। अभी यहाँ शीहाओ इससे पहले कि कुछ कर पाता ये बुल फुल स्पीड के साथ आके इसके पीछे ना जोर की टक्कर मारता है, जिसके चलते शीहाओ काफी दूर जा गिरता है और सच में इस वक्त वो बहुत ज्यादा इंजर्ड भी था और उसकी जगह अगर कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होता ना तो उसकी ओरिजिन सोल से लेकर उसकी बॉडी सब कुछ शैटर्ड हो चुकी होती है। अभी हम देखते हैं कि शीहाओ के बॉडी के अंदर इंजरी सब हमें दिखने लगती है, वो गोल्डन क्रैक नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो कल्टीवेटर शीहाओ को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ रहे थे, अचानक से उनकी नजर सीधा जाती है इस गोल्डन बीस्ट के ऊपर और इसे देखते साथ ही ये लोग कहने लगते हैं कि
ये तो लिटिल गोल्डन बीस्ट है ना, ये वही ऑक्स है जो कि असल में इमॉर्टल गोल्ड से ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे उनमें से जो एक बंदा था वो सभी से कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द इसे ट्रैप करना ही होगा। एक बार हमने इसे कैप्चर कर लिया और फिर हमने इसे एंशिएंट एंसेस्टर को सौंप दिया ना, तो इससे हमारी रेपुटेशन उनके सामने और ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही ये उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा। अब तभी ये लोग उसे ट्रैप करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करते हैं और शी हाओ ये सारी चीज दूर से देख रहा था। और तभी शी हाओ यहाँ पे कुछ फील करता है और वो देखता है कि वाकई में ये सभी लोग उस बीस्ट को अपने पास ट्रैप करने में बिजी हो जाते हैं और उसे धीरे धीरे करके ट्रैप कर भी रहे होते हैं। तभी यहाँ पे शी हाओ नोटिस करता है कि उसकी जो प्रीमोर्टल स्पिरिट है उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो चुकी है। यह शी हाओ समझ आता है कि काफी तगड़े तगड़े कल्टीवेटर्स भी हैं जो कि इसका घात लगा के इंतजार कर रहे हैं और अगर शी हाओ कुछ ज्यादा इंजर्ड हो जाता है तो यहाँ से सक्सेसफुली एस्केप करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा होगा। अब यहाँ पे शी हाओ कुछ सोच ही रहा था तभी वो देखता है कि जो लोग भी उस बीस्ट को पकड़ने के लिए जाते हैं ना, या फिर ये जो बुल था ये सभी को ठिकाने लगा देता है। लिटरली मार मार के इनकी वो बैंड बजा रहा था और यहाँ एक एक स्ट्राइक से एक एक बंदा निपटता जा रहा था। तभी यहाँ पे शी हाओ कुछ सोचता है और उसे कुछ ख्याल आता है और अगले ही पल वो अपने पास से उसी स्टोन को बाहर निकालता और कहने लगता है कि जरा देखो तो किसने सोचा था कि हजारों साल से जिस स्टोन को मैंने अपने पास रखा था वो आज इस दिन मेरे इतने ज्यादा काम आएगा। शी हाओ उसे अपने हाथों में थाम लेता है और इसे अपने हाथों में टॉस करते हुए देखने लगता है कि आखिर वो बुल है तो है कहाँ। जैसे ही उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसे मिल जाती है शी हाओ अपना हाथ उसी ओर एम करता है और घुमा के सीधा उसे उसी बुल के डायरेक्शन में थ्रो कर देता है और कहने लगता है कि जाओ अब तुम्हारी बारी। यहाँ पे वो स्टोन को देखते हैं जहाँ उसकी जैसे ही आंखें खुलती हैं तो वो कहने लगता है कि यार क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह क्यों जगा दिया, अच्छी खासी मेरी नींद चल रही थी। ये कहते हुए वो यहाँ पर सुस्ताने लगता है पर तभी जैसे इसकी नजर पड़ती है कि सामने एक बंदा है, उसकी आंखें ना बाहर आ जाती हैं पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो उसके फेस से जा टकराता है। अब यहाँ पे एक बंदा गिरता है तो सभी का ध्यान उसके ऊपर जाता है कि यार किसने हम पे घात लगा के हमला कर दिया, पर ये तो शी हाओ की चाल थी। और तभी हम देखते हैं कि वो जो बुल था वो अब यहाँ पे तेजी से गुर्राते हुए तेजी से इन्हीं की ओर बढ़ने लगता है, एक एक करके अपने सींग से सभी को उड़ाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी लेकिन शी हाओ का मन अभी कहाँ भरा था, वो तो यहाँ पर और बड़ा हंगामा क्रिएट करने वाला था। तभी वो यहाँ अपने स्टोन को गाइड करते हुए तेजी से उसे यहाँ से सीधा उसी बुल के पास ले जाता है और जैसे ही उस बुल की नजर उस स्टोन पे पड़ती है तो वो भी उसे चेज करना शुरू कर देता है और जानबूझ के शी हाओ उस जगह पर स्टोन को ले जाता है जहाँ पर काफी सारे फॉरेन रियलम के जो कल्टीवेटर्स थे ये लोग छिपे मौजूद थे। और यहाँ जैसे ही वो बुल पहुंचता है ना वो एक एक करके अपने सींगों से इन सभी को निपटाना शुरू कर देता है। सही मायने में शी हाओ ने एक तीर से दो निशाने साजे थे, उसके जो दुश्मन थे वो बिना एफर्ट के मारे जा रहे थे। अब यहाँ इतनी सारी तबाही मचाने के बाद फाइनली शी हाओ अपने स्टोन को वापस बुला लेता है और कहने लगता है कि वह कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा खतरनाक जगह ही असल में सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है और मानना पड़ेगा आज मैंने इस चीज को विटनेस भी कर लिया है। और अब लगता है कि इस नन्हे बीस्ट के पास ना खेलने के लिए काफी सारे लोग आ चुके होंगे, तो अब मेरी यहाँ पे क्या ही जरूरत, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते हुए शी हाओ यहाँ पे इस बीस्ट को अकेला छोड़कर यहाँ से निकल पड़ता है और जाते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द एक केव को ढूंढना होगा और मुझे वहाँ पर अपनी जॉरिजन सोल की इंजरी से इन्हें हील करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ यहाँ से उड़ते उड़ते काफी दूर पहुंच जाता है, फाइनली एक काफी डीप एरिया में जो कि इसी मेडिसन माउंटेन के डीप रेंज में मौजूद है वहाँ पे आके लैंड करता है। लेकिन शी हाओ जैसे अपने कदमों पे लैंड करता है ना अचानक से उसे बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील होता है, वो लिटरली खून की उल्टियां करते हुए लड़खड़ाने लगता है और जैसे तैसे खुद को संभाल पाता है। यहाँ पे शी हाओ इस कदर वीक हो चुका था कि उसकी जो विजन है ना वो तक ब्लर होने लगता है, उसे सामने का कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। वो समझ चुका है कि उसकी इंजरीज बहुत ही ज्यादा वर्स हो चुकी है और अगर ऐसे में वो अपने दुश्मनों के हाथ लग गया तो शी हाओ के लिए इससे बड़ा नाइटमेयर कुछ भी नहीं हो सकता। अब गाइस यहाँ मैं तुम लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर इंक्लूडिंग वूरेन सबके सब ऑलरेडी शी हाओ को हंट करने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है और वो यही पाता है कि उसके अंदर ये जो इंजरीज हुई ना यहाँ पे वो अच्छे से समझ चुका है कि इस इंजरी का इफेक्ट काफी ज्यादा डीप है, यहाँ तक कि इसकी जो प्रीमोर्टाइल सोल है उसके ऊपर काफी गहरा जख्म पड़ा है। लेकिन शी हाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस बुल के ये जो अटैक्स थे जो कि उसने अपने हॉर्न्स के जरिए से किए थे आखिर उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा तगड़ा कैसे पड़ सकता है। वो लगातार अपनी प्रीमोर्टाइल स्पिरिट के अंदर झांकने की कोशिश करता है और तभी उसे यही अंदाजा लगता है कि शायद ये हो ना हो ये बस उसी बुल के किए गए अटैक का ही नतीजा है। हो सकता है कि वो जो इमोर्टल दाव पावर है जो कि उसके हॉर्न के हर एक अटैक में सीमित था, लगता है कि उसके अंदर सिर्फ इमोर्टल दाव पावर ही सीमित नहीं बल्कि उसके अंदर कंप्लीट ग्रेट दाव भी मौजूद है, वरना उसके एक अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा कैसे हो सकता था, वो मेरी प्रीमोर्टाइल स्पिरिट को इस कदर इंजर्ड कैसे कर पाता। यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस जगह पर क्रैक बनने लगते हैं, चारों ओर उसे पेन होता है और शी हाओ बस यही कहता है कि शुक्र है कि मैं जैसे तैसे वहाँ से एस्केप करके निकल पाया, वरना मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती, मेरी हालत शायद ऐसी हो जाती कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता और बद से बदतर हालात में मैं पहुंच जाता। फिलहाल के लिए शी
शिहाओ को देखते हैं जो कि जैसे तैसे खुद को मैनेज करते हुए यहाँ से थोड़ा आगे जाता है और चलते चलते वो यहाँ एक ऐसे वीरान जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर काफी सारे बड़े बड़े चट्टान थे। अब शिहाओ आसपास की जगह को ऑब्जर्व करता है। इसी के साथ वो ऊपर की ओर थोड़ा गौर से देखता है और यहाँ पे उसे एक ठीक ठाक जगह मिल जाती है, जिसे देखते साथ ही शिहाओ का इंटरेस्ट उस जगह पर जाता है और तभी शिहाओ फ्लाई करते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। और हमें बताया जाता है कि ये असल में एक इमॉर्टल गोल्ड केव है, यानी कि उसी बुल का ये छोटा सा केव है जिसे कि शिहाओ ने यहाँ पर गलती से ढूंढ लिया था। और शिहाओ यहाँ आते साथ ही इस जगह को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और जैसे ही उसे ये जो इमॉर्टल गोल्ड केव है ये दिखती है ना, उसकी आंखें ब्राइट हो जाती है और वो कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि मैंने उसके केव को ढूंढ लिया। और जरा इसे देखो, यहाँ पे शिहाओ उसके पानी से लेकर आसपास के वॉल को भी देखने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा गोल्डन ग्लो कर रही थी। और वो बताता है कि ये पूरी तरीके से सोवरेन दाओ स्टोन से बना हुआ है और इसका हर एक कोना सोवरेन दाओ स्टोन से फिल्ड है। और ये जो सोवरेन दाओ स्टोन है, इन्हीं से आगे चलकर वही रेड सोवरेन दाओ इमॉर्टल गोल्ड बनता है और जो कि यहाँ तुम आसपास के स्क्रीन में देख पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे शिहाओ के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज होती है। यहाँ जैसे ही वो आता है ना, तो आसपास का ये जो ऑरा था ये कहीं ना कहीं शिहाओ को हवा के जरिए से ही धीरे ही सही लेकिन थोड़ा थोड़ा नरिश कर रहा था। और तभी शिहाओ एक लंबी गहरी सांस लेता है। चारों ओर उसे इमॉर्टल गोल्ड एसेंस फील होती है और यहाँ इसे फील करते साथ ही यानी कि इनहेल करते साथ ही शिहाओ कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि मैं इस वक्त इतने फॉर्चुनेट लैंड पर मौजूद हूँ। यकीन नहीं होता कि ये वाकई में एक प्रीमोडाइन लैंड है जिसके अंदर काफी अमाउंट में बाउंडलेस लाइफ फोर्स मौजूद है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि असल में शिहाओ इस वक्त जिस लेक को अपनी नजरों के सामने देख रहा है ना, वो असल में प्रीमोडाइन लैंड है इमॉर्टल गोल्ड का। और शिहाओ जैसे ही इसे और क्लोजली ऑब्जर्व करता है, वो इसके अंदर काफी अमाउंट में लाइफ फोर्स को और ज्यादा पाता है। तो यहाँ पे वो अंदाजा लगाने लगता है और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लेक के पानी के अंदर से एक नया इमॉर्टल गोल्ड क्रिएचर पैदा होने वाला है, कहीं वह जो सोच रहा वो सही तो नहीं। तभी यहाँ पर उसे एक कंप्लीट टेक्स्ट नजर आता है जिसका मतलब शिहाओ समझ आता है कि कहीं ना कहीं इसे यहाँ पर जानबूझकर ये इनग्रेव किया गया होगा, जैसा कि शिहाओ ने एक्सपेक्ट किया था। और तभी वो अंदाजा लगा लेता है और समझ आता है कि ये जो जगह है ये नेचुरली यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि इसे तो इमॉर्टल मेथड्स के द्वारा यहाँ पर एक पूल का शेप दिया गया है जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग भी है। लेकिन मुझे जानना है कि आखिर वो कौन है जिसके लिए कि इसे तैयार किया होगा, क्या वो कोई इमॉर्टल होगा। यहाँ पे ये कहते साथ ही शिहाओ थोड़ा सोचता है, पर अगले ही पल वो सीधा इस पानी में छलांग लगा देता है और कहने लगता है कि मुझे क्या परवाह ये किसके लिए बना है, मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा फॉर्चुनेट जगह है और मुझे बिना वक्त जाया किए जल्द से जल्द इसका फायदा उठाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि शिहाओ उसके अंदर जैसे ही जाता है ना, वो इमीडिएटली इस पानी के अंदर जो लाइफ फोर्स था ना, उसके जरिए से अपनी इंजरीज को हील करना शुरू कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सारी एनर्जी अपनी प्रीमोडाइल सोल के अंदर डालने लगता है। और अगले ही पल यहाँ हम देखते हैं कि सारी की सारी एनर्जी जैसे ही प्रीमोडाइल सोल के पास जाती है, वो उसे लपेटना शुरू कर देती है। यहाँ पे अचानक से वो गोल्डन वाइन्स उसके आसपास घेरते हुए अचानक से उसके सिर के ऊपर जाके इकट्ठा होने लगती हैं, जो कि ग्रीन कलर की वाइन्स में बदल जाती हैं। और अगले ही पल वो सारी वाइन्स वापस से शिहाओ के प्रीमोडाइल सोल के आसपास उसके इर्द गिर्द मंडराने लगती है। और बेसिकली शिहाओ ने यहाँ पे द ग्रेट लाइफ टेक्निक ऑफ विलो टाइटी के मेथड को परफॉर्म किया था, जिसके चलते उसकी जो इंजरीज है वो और तेजी से हील होने लगती हैं। अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि शिहाओ को खुद को हील करने के लिए इस टेक्निक का यूज क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये कोई आम टेक्निक तो है नहीं। बेसिकली यहाँ पे शिहाओ की जो इंजरीज है ना, वो काफी ज्यादा गहरी थी और ये चीज हम देख भी पाते हैं, जहाँ शिहाओ के चेस्ट के पास से हम यहाँ पर पर्पल कलर के डेथ ऑरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और शिहाओ बताने लगता है कि ये जो दाव वाउंड था ना, यानी कि ये जो दाव का जख्म था, उसने यहाँ पर इसकी प्रीमोडाइल सोल के पास काफी अमाउंट में डेथ ऑरा को जनरेट कर दिया था। और अब यहाँ पे शिहाओ इसे कम्प्लीटली ऑब्जॉर्व करने के लिए सी ऑफ डेथ नाम की टेक्निक को अनलीश करता है, जो कि एक व्हील है। और इस टेक्निक के जरिए से यहाँ पे शिहाओ अपनी सारी की सारी जो डेथ ऑरा है इसे ऑब्जॉर्व करने लगता है। तभी यहाँ पे जैसे जैसे शिहाओ उस डेथ ऑरा को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालने लगता है, शिहाओ समझ आता है कि उसका जख्म लगता है उसके गुमान से काफी ज्यादा वक्त लेने वाला है। यहाँ पे शिहाओ को गुस्सा तो आता है कि उस लिटिल बुल की वजह से उसे इतना तगड़ा वाला जख्म मिला, लेकिन उसी के चलते उसे यहाँ पर उसका केव भी मिल गया, जहाँ पर उसे काफी अमाउंट में लाइफ फोर्स भी मिल रहा है। अब धीरे धीरे शिहाओ खुद को हील करने में फोकस करता है। और यहाँ शिहाओ जब इस चीज को सोचता है ना गहराई से कि पहला इसका जख्म लगना उसी बंदे से और फिर उसी बीस्ट के केव का इसको मिलना, तो यहाँ पे शिहाओ सोचने लगता है कि कहीं ये कोई कार्मिक साइकिल तो नहीं। ये कहते हुए शिहाओ अपने लोअर रियलम के एक सीन को याद करता है, बताने लगता है कि जब मैं लोअर रियलम में था तो तब मेरे पास वो जो पकौड़ा था, उस लिटिल पकौड़े ने बार बार इन्हीं दो वर्ड्स को मेरे सामने मेंशन किया था, यहाँ तक कि इस चीज को मुझसे ट्रेड करने के लिए उसने अपनी सारी कीमत भी लगा दी। और मुझे तब उसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन अब लगता है कि जैसे जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे उतना ही ज्यादा आप फॉर्मलेस कर्मा के साथ बंधते जाओगे। आपके बीच में एक ऐसा बॉन्ड बन जाएगा कि जिसे आप चाह कर भी नहीं तोड़ सकते। इसी के साथ शिहाओ आगे बताने लगता है कि लिटिल पकौड़ा हमेशा से ऐसा था और विलो टाइटी भी
बिल्कुल ऐसे ही इनका कहीं ना कहीं कोई कार्मिक साइकिल जरूर रहा होगा और न जाने आप सब कहाँ चले गए। अब यहाँ पर इनके बारे में सोचते साथ ही यूहाओ खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मैं फ्यूचर में कभी इनसे मिल पाऊंगा, क्या मेरा कार्मिक साइकिल भी पूरा हो जाएगा जिसके बाद मैं भी इनसे आगे चल के मिल पाऊंगा, या फिर इनसे मिलने का कोई और रास्ता है, अगर है तो वो कौन सा रास्ता है। लेकिन तभी यहाँ पे शीहाओ को विलर्ड आईटी को याद करते हुए कुछ अजीब सा फील होता है। वो कहने लगता है कि एक मिनट, लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। अगर वाकई में अगर यहाँ पे एक इनविजिबल फोर्स है जो कि मेरे दाव पैद को ब्लॉक कर रहा है, तो मैं इस ताकत को ही पूरी तरीके से जड़ से मिटा के रख दूंगा। एक बार मेरे ग्रेट दाव के फाउंडेशन को शैटर्ड कर दिया गया था। एक बार जब मैं लोअर रियलम में था तब मेरे साथ हेवन ने मनमानी की थी, तब मेरे साथ वो सब कुछ किया गया जो कि मेरे विल के खिलाफ था। यहाँ तक कि मेरी बॉडी और मेरे दाव दोनों को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया और ये ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे पहुंच चुकी थी। इसके आगे अगर मैं अपनी आज की इंजरी का सोचूं तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं, तो भला मुझे किस चीज का डर है। हालांकि ये इंजरी काफी बड़ी है और इसे हील होने में काफी ज्यादा वक्त भी लगेगा, लेकिन वो उसके आगे तो कुछ भी नहीं। और वैसे भी एक बार ये इंजरी हील हो जाए, मैं इससे कम्प्लीटली रिकवर कर जाऊँ तो इससे आगे चलकर मुझे ही बहुत बड़े बड़े फायदे होने वाले हैं। यहाँ तक कि मुझे ये भी यकीन है कि आगे चलकर हो सकता है कि इसके जरिए से मेरे साथ कोई एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन भी ट्रिगर हो जाए, यहाँ तक कि मैं ब्रेक थ्रू भी कर सकता हूँ। अब तभी यहाँ पे जो वही सारी बातें सोचता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका वो जो 3 फ्लावर लोटस है वो अपने आप से एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पे शीहाओ भी ये देख के हैरान था। वो कहने लगता है कि क्या मेरी इमोर्टल एनर्जी भी अपने आप से ऐसे एक्ट कर सकती है। और तभी यहाँ पर वो उसके अंदर गौर से देखता है तो इसे काफी ज्यादा कमियां इसके अंदर अब नजर आने लगती है। वो कहने लगता है कि आखिर इसके ऊपर ये रस्ट कैसा है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि ये जो इनमें से एक फ्लावर था ये आसपास की एनर्जीज को गैदर करना शुरू कर देता है और उन्हें एब्जॉर्ब करते साथ ही यहाँ सीधा वो अपनी एनर्जी को शीहाओ के बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है। और तभी शीहाओ के बॉडी से यहाँ पर एक एनर्जी का स्टैंड बाहर निकलता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा अजीब था और शीहाओ इसे देखकर साथ ही हैरान था और कहने लगता है कि ये तो वही सबसे पहले स्टैंड ऑफ एनर्जी है जो कि डिसअपीयर हो गया था। यहाँ पे शीहाओ को वही सीन याद आ रहा था जब वो अपने इमोर्टल एनर्जी को कंडेंस करने की कोशिश कर रहा था और तब ये सीन उसके साथ हुआ था। अब तभी उस नजारे को याद करते हुए शीहाओ सब कुछ समझ जाता है और वो कहने लगता है कि तब मैंने जब अपनी इमोर्टल एनर्जीज को कंडेंस करने की कोशिश की तभी शायद ये चीज हुआ होगा। अब यहाँ पे उसे ग्रैंड एल्डर की कही एक बात याद आती है और ये बात शायद तब की है जब वो उनसे पहली या दूसरी बार मिला था, क्योंकि यहाँ पर काफी पुराना सीन ये दिखाया जाता है और इतना बताया जाता है कि जब ये बात इन दोनों के बीच हुई थी ना तब शीहाओ ने बॉडी एज अ सीड मेथड को यूज नहीं किया था। और यहाँ ग्रैंड एल्डर ने उसे बताया था कि जब कोई अपनी इमोर्टल एनर्जी को कंडेंस करता है, वो भी पहली बार जब ये करता है ना, तो तब वो अपनी जो प्रीमोर्टल एनर्जी का जो फर्स्ट स्टैंड है उसे पूरी तरीके से लूज कर देते हैं। लेकिन तुमने जैसा बताया कि तुमने इसका थोड़ा सा हिस्सा ऑलरेडी कैच कर लिया है और जो कि काफी ज्यादा रेयर है और आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं सुना, क्योंकि जब एक एनर्जी स्टैंड बनता है तो इससे फिर दूसरा बनता है और जब दूसरा बनता है तो फिर इससे तीसरा भी बनता है और जब तीसरा बनता है तो इससे सारी चीजों को वो जगा देता है, जिसका मतलब ये है कि शीहाओ इस वक्त तुम्हारे पास 3 स्टैंड ऑफ इमोर्टल एनर्जी मौजूद है। और हाँ, ये जो 3 एनर्जीज है ना, ये असल में तुम्हारी फर्स्ट प्रीमोर्टल एनर्जी से ही बनी हुई है। तो ये मत सोचना कि ये अलग है, बल्कि ये तो सारे इम्प्रिंट्स है जो कि फर्स्ट प्रीमोर्टल एनर्जी से फॉर्म्ड हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखना शीहाओ, चाहे जो हो जाए, अगर तुम फोर्सफुली इसे अपने पास रखने की कोशिश करोगे और इन्हें वापस से कंडेंस करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक तगड़ा वाला बैकलैश भी पड़ेगा और जिसकी इंजरीज कितनी ज्यादा खतरनाक होगी ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि तुम्हें ऐसी इंजरीज का भी सामना कर सकता है कि जिससे कि तुम वापस से रिकवर भी ना कर पाओ और ये हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ पे ये सोचकर शीहाओ एक बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस जाता है कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। सो होमीज, हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 के लाइक्स और 500 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।